आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसे कई लोग पर्सनल फाइनेंस की बाइबल मानते हैं और कई लोग इसे एक बहुत बड़ा धोखा कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। चलिए समझते हैं इसके पीछे का सच। तो किताब की कहानी शुरू होती है दो पिताओं से। एक हैं लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अपने पिता, पढ़े लिखे, पीएचडी, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, और दूसरे हैं उनके दोस्त के पिता जिन्होंने 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। कमाल की बात यह है कि दोनों ही खूब मेहनत करते थे, दोनों की इनकम भी अच्छी थी, फिर भी एक की मौत के बाद पीछे बिल बचे और दूसरे ने छोड़े करोड़ों रुपए। आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो ऐसा क्या था इस किताब में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया? देखिए, इसका असली जादू था एक वादा, मानसिकता बदलने का वादा। ये किताब बताती थी कि अमीर लोग पैसे के बारे में उस तरह नहीं सोचते जैसे बाकी सब सोचते हैं। उनकी सोच ही अलग है। किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। और परिभाषा इतनी आसान है कि कोई भी समझ जाए। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस यही सिंपल सा आइडिया इस किताब की नींव है। किताब हमें 3 तरह के कैश फ्लो मतलब पैसे के बहाव को समझाती है। पहला है एक गरीब इंसान का। यहां होता यह है कि नौकरी से जो भी पैसा आता है वो सीधे सीधे रोज के खर्चों जैसे खाना पीना, किराया, आने जाने में खत्म हो जाता है। महीना खत्म, पैसा खत्म। अब आता है मिडिल क्लास का कैश फ्लो। यहां इनकम तो ज्यादा होती है, लेकिन वो पैसा जाता कहां है? एसेट्स में नहीं, बल्कि लायबिलिटीज खरीदने में, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। और ये लायबिलिटीज अपने साथ और भी खर्चे लेकर आती हैं। घर की ईएमआई, गाड़ी की किश्तें, मेंटेनेंस। तो होता यह है कि इनकम तो बढ़ती है पर दौलत नहीं। और फिर आता है अमीरों का कैश फ्लो। यहां सारा खेल ही उल्टा है। यहां इनकम का मेन सोर्स नौकरी नहीं, बल्कि उनके एसेट्स हैं। रियल एस्टेट से आने वाला किराया, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड। उनके एसेट्स इतना पैसा कमा कर देते हैं कि सारे खर्चे आराम से निकल जाते हैं और पैसा बढ़ता रहता है। असल में यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। किताब का पूरा सार शायद इस एक लाइन में है। असली दौलत और आज़ादी का राज इस बात में है कि कोई अपनी मेहनत की कमाई को पैसिव इनकम में कैसे बदलता है। मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए हर रोज काम न करना पड़े। और यही वो तरीका है जिससे उस चीज से बाहर निकला जा सकता है जिसे किताब रैट रेस कहती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं और इंसान जिंदगी भर बस पैसे के लिए काम करता रह जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और पहलू भी है, एक बहुत ही गंभीर पहलू। बहुत से आलोचक हैं जो ये मानते हैं कि इस किताब में दी गई सलाह न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि एक सोची समझी धोखाधड़ी है। आलोचकों का कहना है कि किताब में कुछ बहुत ही जोखिम भरी सलाह दी गई है, जैसे पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, या फिर हर किसी को सेल्स सीखने के लिए एमएलएम ज्वाइन करने के लिए कहना, जहां ज़्यादातर लोग पैसा गंवाते हैं, और 16% टैक्स लियंस जैसी उलझी ही चीज़ों में निवेश जिसके लिए बहुत गहरी जानकारी चाहिए। ये सलाह एक आम इंसान को बर्बाद कर सकती है। और आलोचना कोई हल्की फुल्की नहीं है। एक रेडिट यूजर, एक जाने माने आलोचक जॉन टी रीड का जिक्र करते हुए कहते हैं कि यह किताब सीधे सीधे एक फ्रॉड है। एक और रेडिट यूजर तो लेखक की नीयत पर ही सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि यह एक झूठा इंसान है जो बस मजबूर और परेशान लोगों से पैसा ठगना चाहता है। बात और भी पेचीदा हो जाती है जब हम एमएलएम कनेक्शन को देखते हैं। कहा जाता है कि इस किताब की इतनी ज्यादा बिक्री के पीछे एमवे जैसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ था। इसे अक्सर नए लोगों को भर्ती करने के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और शायद सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि रिच डैड नाम का कोई इंसान था ही नहीं। वो महज एक काल्पनिक किरदार था। अब सोचिए, अगर किताब की पूरी बुनियाद ही एक मनगढ़ंत कहानी पर टिकी हो, तो फिर उसकी बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? तो अब क्या करें? इस किताब को कैसे देखें? क्या ये वाकई प्रेरणा देती है या फिर ये खतरनाक है? चलिए इन दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर इसकी पूरी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये नजरिया है। एक रेडिट यूजर का मानना है कि ये किताब पूरी तरह से बकवास है, इतनी कि जिस कागज पर यह छपी है उसकी भी कीमत नहीं है। और फिर ठीक इसके उलट हमें ये नजरिया मिलता है। ये यूजर मानते हैं कि हाँ, किताब में कमियां हैं, लेकिन कम से कम इसी किताब की वजह से उन्होंने फाइनेंस की दुनिया में पहला कदम रखा और वो इसके लिए शुक्रगुजार हैं।
और देखिए, रिसर्च भी यही कहती है कि जिस समस्या की बात ये किताब करती है, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, वो समस्या 100% असली है। कम जानकारी होना ही लोगों को अमीर बनने से रोकने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। हालांकि एक बहुत बड़ी रिसर्च, एक मेटा एनालिसिस में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। पता चला कि फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स लोगों के असली वित्तीय बर्ताव में सिर्फ 0.1% का ही फर्क ला पाते हैं। मतलब सिर्फ सोचने का तरीका बदलने या जानकारी देने से लोगों की आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इन सब बातों के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या है इस किताब का फाइनल वर्डिक्ट? शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। ये किताब एक मोटिवेशन हो सकती है, फाइनेंस की दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन इसकी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। इसे एक गाइड बुक की तरह नहीं, बल्कि एक शुरुआत की तरह देखना चाहिए। एक ऐसी शुरुआत जो हमें सही और भरोसेमंद स्रोतों से सीखने के लिए प्रेरित करे। तो ये प्रेरणा भी है और इसमें हेरफेर की गुंजाइश भी है। फैसला हमें सोच समझकर करना है।